जय हिंद दोस्तों। तो ये आज जो हम लोग यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे केवल मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको नहीं कराऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट वो पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और वो सारे पॉइंट भी मैं यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा कि अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था तो और क्या क्या चीजें हमारे आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्या क्या वहां पूछी जा सकती, सारे चीजें दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको कवर कराता चलूंगा। यहाँ पे ये वो हर सिलेक्टेड में क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में बार बार यहाँ पे रिपीट हुआ करते हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। अब हमें बताना है किसका आकार सबसे बड़ा होगा। ये 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे। दानापुर जडारो में आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। अब ये इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं तो बताऊंगा, साथ में कुछ पॉइंट भी इसके बताऊंगा। फिलहाल इसका राइट आंसर दोस्तों नोट करिए, यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका यकृत होता है ना, यकृत के बारे में 3-4 पॉइंट और आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कभी अगर आपसे ये पूछा गया जो आपका यकृत होता है ये कौन से विटामिन को संचित करता है, एकत्रित करता है, तब आप क्या बताओगे। तो यकृत दोस्तों बताना, ये आपका जो विटामिन ए हो गया, डी हो गया और विटामिन ई हो गया और विटामिन के, यानी कि जो विटामिन दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ये सारे आप जो यकृत होता है इनको स्टोर करता है, इनको एकत्रित करता है आपका वहां पे। और यकृत के बारे में एक पॉइंट दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो दोस्तों शरीर का ताप होता है, जो क्या होगा शरीर का ताप, शरीर के ताप को दोस्तों ये आपका नियंत्रित भी वहां पे करता है। कभी अगर पूछा गया शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है निम्नलिखित में से, तो जहां पे आपका यकृत ऑप्शन रहेगा उसे आपको वहां पे टिक कर देना है। और दूसरा एक पॉइंट ये भी याद करना है कि जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको ये ग्लाइकोजन के रूप में भी आपका ये एकत्रित कौन करता है, आपका यकृत ही आपका करता है। यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना है कि हमारे शरीर में दोस्तों जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कौन सा, वो भी अतिरिक्त ग्लूकोज दोस्तों जो हमारे शरीर में आपका ये अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, इसे क्या करता है आपका ये ग्लाइकोजन के रूप में, क्या लिखोगे यहाँ पे, ग्लाइकोजन के रूप में दोस्तों ये आपका एकत्रित करता है। तो कभी अगर पूछा गया कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन सा पार्ट हमारे शरीर का एकत्रित करता है, तब भी आपको यकृत आपको बताना है। ये तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तीनों पूछे जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आप नोट करना है कि यकृत कौन से विटामिन को संचित करता है और ताप को नियंत्रित कौन करता है और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन कन्वर्ट करता है, ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एक सवाल उससे ये पूछा गया प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी हमें देखने को मिल जाएगी, तो क्या बताओगे राइट आंसर इसका, ये बताओगे दोस्तों सीधा सीधा क्वाशियोरकर, जो ऑप्शन ए दिया गया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दूसरा आपने देखा होगा एक कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हमारे पेपर पूछे जाते हैं कि ये बताओ जो दूध का सफेद रंग क्या रीजन होता होने का, या दूध का पीला रंग जो होता है ये किसकी वजह से होता है। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पेपर में कई सारे पूछे गए हैं। जैसे दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया जो दूध है, अगर पूछा गया दूध का पीला रंग, दूध का पीला रंग किसकी वजह से होता है, या आपसे दोस्तों ये पूछा गया कि जो दूध है दूध का सफेद रंग, दूध का सफेद रंग किसकी वजह से होता है, या फिर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया कि जो आपका दूध में कौन सी विटामिन आपकी पाई और कौन सी विटामिन आपकी नहीं पाई जाती। अगर ये चीजें आपके एग्जाम में सीधे सीधे वहां पूछेगा तो पहले से ये बताओ दूध का जो पीला रंग होता है ये किसकी वजह से होगा। यहाँ पे क्या नोट करो, यहाँ पे नोट करना है, ये पॉइंट नोट करना दोस्तों, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कैरोटीन। ठीक है, दूध का सफेद रंग का अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पे क्या बताओगे, कैसिन प्रोटीन किसकी वजह से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताओगे आप, एक होता है कैसिन प्रोटीन, एक क्या बताओगे कैसिन प्रोटीन की वजह से दूध का रंग सफेद आपका होता है। और दूध में कभी पूछा गया कौन सी विटामिन आपकी नहीं पाई जाती, विटामिन आपकी लिख लेना कौन सी नहीं पाई जाती है।
तो दोस्तों जो आपका विटामिन सी है, विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता। ये तीनों पॉइंट नोट करना, तीनों एग्जाम में क्वेश्चन ये आपके पूछे भी जा चुके हैं और ये अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट हुआ करते हैं कि पीला रंग का क्या रीजन है, सफेद रंग का क्या रीजन है और कौन सी विटामिन आपकी इसमें नहीं पाई जाती है। तो तीनों पॉइंट एक बार नोट जरूर करिएगा। इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एंजाइम आपको स्टार्च, कौन सा एंजाइम आपका स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। ये चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, लाइपेज है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है और पेप्सिन है। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी पूछा गया तो इसका दोस्तों राइट सीधा सीधा क्या बता दोगे, एमाइलेज। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों आपने ऐसे भी क्वेश्चन सुने होंगे जहां पे ये पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका पाचन कहां से होता है। ऐसे क्वेश्चन आप देखे होंगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, क्या पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना कि कार्बोहाइड्रेट, या फिर दोस्तों अगर आपसे ये एक नोट करना जो आपका प्रोटीन होता है, या फिर दोस्तों आप एक पॉइंट नोट करना वसा। अब ये पूछेगा इनका जो पाचन होता है, पाचन यानी इन तीनों का पाचन कहां से शुरुआत होती, कहां पे इनका पाचन आपका होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से होगा ये पूछेगा, प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कहां से होता है ये पूछेगा, वसा का पाचन कहां पे होता है हमारे शरीर में। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हुए, ऐसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का अगर आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों इसका पाचन कहां से स्टार्ट होता है, आप बताओगे मुख से ही इसका पाचन आपका स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। प्रोटीन का दोस्तों कभी अगर पूछा जाएगा, इसका बताना है अमाशय से, इसका पाचन कहां से स्टार्ट होगा, अमाशय से। और वसा का दोस्तों कभी अगर पूछा गया कहां बताओगे, इसका पाचन आपका जो छोटी आंत होती कहां से होगा, छोटी आंत से इसका पाचन होगा। ये तीनों पॉइंट नोट करना, इनके पाचन आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पूछे जाते, तीनों पाचन के पॉइंट यहाँ पे आप नोट करिएगा। अब ये बताओ मानव शरीर में श्वसन वर्धक, मानव शरीर में जो आपका श्वसन वर्धक कहां पाया जाता है। तो हमारे शरीर में श्वसन वर्धक आपका कहां पाया जाएगा, ये क्वेश्चन सीधा सीधा दानापुर जेडारो में आपका पूछा गया था। इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे, ये बताओगे लाल रक्त जो कणिकाओं में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। कहां से, आपका जो लाल रक्त कणिकाएं होती, आरबीसी होती, वहां पे आपका ये पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट करना, एक चीज ये आपसे पूछा जाता है कि जो आपका आपसी श्वसन होता है, क्या पूछा जाएगा, जो आपका आपसी श्वसन, आपसी श्वसन में ये पूछेगा सीधा बनता है, आपसी श्वसन में आपका क्या बनता है ये पूछेगा। या फिर दोस्तों आपसे एक चीज ये पूछा जाता है वहां पे ऑक्सी, एक चीज ये यहाँ पे नोट करना, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन से प्राप्त होता है, एक ये पूछेगा आपसे। तो यहां पे दोस्तों क्या बताओगे, ऑक्सी श्वसन में क्या बनता है, ऑक्सी श्वसन में क्या बनता है, कभी अगर आपसे पूछा गया तो आप क्या बताओगे, 40 एटीपी ऊर्जा, क्या बता दोगे, 40 एटीपी ऊर्जा बताना। और ऑक्सी श्वसन से प्राप्त क्या होता है हमें, तो क्या बताओगे आप यहां बताना 38 एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा। ये दोनों पॉइंट नोट करना, ये दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोनों पूछे जा चुके हैं, ये दोनों पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लेना। अगर दोस्तों आप चाहते हो हम इसी साल अपना एग्जाम क्लियर करें तो दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको ये कंप्लीट नोट्स आपको ये प्रोवाइड करा रखे हैं, जहां पे आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके यानी पूरे में कंप्लीट हैंड राइटिंग नोट्स इनके प्रोवाइड करा रखे, और ये सारे नोट्स आपके इजी भाषा में प्रोवाइड करा रखे ताकि हर बच्चा घर बैठ के उनकी तैयारी कर सके। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो आप ये कंप्लीट नोट्स तैयार करना, आप पेपर देने जाओगे यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। और यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ये देखने मिलेगा, आपका टाइम वहां बचेगा। अब ये कंप्लीट नोट्स आपको बनाना, जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा था वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे और इसे बस घर बैठ के तैयार करिएगा। और साथ साथ दोस्तों ये मान चलना 2000 से लेकर 2024 जितने भी आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम हुए वहां पे क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आपका हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा था। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी केवल तैयार कर लेते हैं तो कम से कम 30 क्वेश्चन आपके वही सॉल्व हो जाएंगे और कम
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स, अगर ये दोनों तैयार कर लिया आपने 45 से ज्यादा सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। तो जो नोट्स आपके पास है वो तैयार करिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है अभी तक, जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा, मुझे नोट्स लिख के मैसेज करना, मैं कंप्लीट नोट्स आज ही प्रोवाइड कराऊंगा। जो बचा हुआ टाइम है आप तैयार करिए, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। और दोस्तों ये चाहो ये मेरे कंप्लीट जो नोट्स हैं, जो अपना एप्लीकेशन है एनए वाला, प्ले स्टोर पे जाना, एनए वाला सर्च करना, वहां पे सारे मैंने नोट्स अपलोड भी कर दिए, चाहो तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, सीधा एनए वाला सर्च करना और ये कंप्लीट नोट्स आपको केवल 99 रुपए में आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अपना जो एक अगला सवाल था, इसमें ये पूछा गया ग्लूकोज पाइरुवेट में कहां परिवर्तित होता है। जो आपका ग्लूकोज होता है ये आपका पाइरुवेट में कहां पे परिवर्तित होता है। तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ तो आप क्या बताओगे राइट आंसर, ये बताना कोशिका द्रव्य। ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखना, कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि मनुष्य के जो हमारे फेफड़े होते हैं इनमें कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, एक चीज ये पूछी जाती है। तो अगर अभी कभी आपसे ये पूछ लिया गया मनुष्य के फेफड़ा, जो मनुष्य का फेफड़ा होता है, अब मनुष्य के फेफड़ा में ये बताओ कोशिका जो होती है इनकी संख्या क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे फेफड़े में कोशिकाओं की संख्या क्या होती है। तो आप क्या बताओगे, लगभग आपका कितना होता है 300 मिलियन कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, 300 मिलियन आपकी कोशिकाओं की संख्या यहाँ पे होती है, ये चीज नोट कर लेना। और दूसरा एक चीज ये नोट करना, कभी अगर ये पूछा गया कि हमारा जो लंग्स होता है, क्या पूछा गया, जो हमारा लंग्स दोस्तों होता है इसके बाहर आवरण, इसके बाहर आवरण, ये पॉइंट नोट करना, इसके बाहर आवरण में क्या पाया जाता है। तो क्या दोस्तों पाया जाएगा, यहां पे ये चीज नोट कर लेना, ये आपका पाया, जिसे आपका फुफ्फुस क्या बोलते हैं, जिसे आपका फुफ्फुस आवरण बोलते हैं, ये आपका पाया। सीधा सीधा पूछेगा कि हमारे लंग्स के बाहरी आवरण में क्या आपका पाया जाता है, तो फुफ्फुस जो आवरण होता है ये आपका पाया जाता है। ये दोनों पॉइंट यहां पे नोट करना कि मनुष्य के हमारे फेफड़ों में कोशिकाओं की संख्या क्या होती है और हमारा जो फेफड़ा होता है इसके बाहरी आवरण में क्या आपका पाया जाता है। ये दोनों पॉइंट नोट करना, दोनों आपके इंपॉर्टेंट यहां पे आपके हो जाते हैं। और दूसरा कभी अगर आपसे ये चीज पूछ ली गई कि जो गैसों का, जैसे कि आपका एक ऑक्सीजन हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, अगर ये कभी पूछा जाए इनका जो विनिमयन होता है ये किस अंग में आपका होता है, कहां पे अंग में होता है, तो एक चीज ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेना, ये तीनों पॉइंट आप यहाँ पे नोट करना। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और मनुष्य के फेफड़ों में कितने आपके कोशिका पाई जाती है, ये दोनों कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट वहां पे हो गए। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आप नोट करिएगा। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, जो सामान्य मानव रक्त कैसा होता है, जो सामान्य मानव रक्त होता है कैसा आपका होता है। तो क्या राइट आंसर दोस्तों बताओगे, थोड़ा ये क्षारीय होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाए। क्या बताओगे, थोड़ा क्षारीय होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। कभी दोस्तों अगर आपसे ये पूछा गया कि एक चीज ये बताओ, किसने ये बताया था वहां पे कि जो आपका ब्लड होता है, किसने ये बताया था कि ब्लड जो प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा में आपका जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी पाया जाता है, ये किसने बताया था, पाया जाता है। तो किसने बताया था, इनका नाम दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि किसने ये बताया कि जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें आपका एंटीबॉडी पाई जाती है। तो लैंड, किसका वैज्ञानिक का नाम क्या लिख लोगे यहाँ पे, लैंड स्टीनर, वैज्ञानिक का नाम नोट करना, लैंड स्टीनर आपका हो जाता है। अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया कि जो आपका रक्त समूह, एक ए नोट करना, बी नोट करना, ओ, इनकी खोज किसने की, रक्त समूह ए बी ओ, इनकी खोज किसने की थी, तो आप किसका नाम बताओगे, तब भी आप नाम बताओगे लैंड स्टीनर का नाम, तब भी आपको बताना। दोनों के आंसर आपके सेम यहाँ पे हो जाएंगे, दोनों पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपका रक्त समूह ए बी होता है, ए बी, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की थी,
तो वैज्ञानिक का नाम क्या, ये वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वैज्ञानिक के नाम आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। सारे वैज्ञानिक के नाम नोट करना। और कब इसके बारे में बताया था, ये बताया था 1902 में यहां बताया था। और ये चीज आपको पता ही होगा कि जो सर्वदाता, जो अपना ब्लड सभी को दे देता है, वो कौन सा होता है, ओ निगेटिव होता है। और सर्वग्राही जो सभी का ब्लड वहां पे ले लेता है, उसे क्या बोलते हैं, ए बी पॉजिटिव। ये दोनों भी चीज याद करना कि जो आपका O माइनस होता है, ये आपका क्या होता है, सर्वदाता होता है। और आपका जो ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, ये आपका सर्वग्राही होता है। ये जो ब्लड ग्रुप होता है, सभी को अपना खून दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव सभी का खून अपने अंदर ले सकता है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछा जाता है। अब ये बताओ, रक्त का कौन सा घटक भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। बताओ कौन सा अंग आपका यहाँ पे हो जाएगा। इनमें से राइट आंसर आप बता दीजिए क्या इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका दानापुर जडावरों में सीधा सीधा हमारा पूछा गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या बता दोगे, प्लाज्मा बता देना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये चीज तो आपको मैं बता ही चुका हूं, जो आपका श्वसन वर्धक होता है किसे कहा जाता है। कि अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया कि आपका जो श्वसन वर्धक बताओ, श्वसन वर्धक किसे कहा जाता है, श्वसन वर्धक किसे कहा जाएगा, तो आप किसका नाम बताओगे। तो यहाँ पे आप नाम बताना हीमोग्लोबिन का। किसका नाम बताओगे, हीमोग्लोबिन का नाम आप बताना। इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। और दूसरा कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका रक्त होता है, क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, रक्त होता है। अब ये बताओ रक्त में आपका जो WBC होती है, WBC की मात्रा कितने परसेंट होती है, कभी अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, ये आपकी होती 1% आपकी यहाँ पे होती है। और दूसरा कभी अगर आपसे ये पूछा गया जब किसी को एड्स होता है, तो यहाँ पे ये बताना जो वहां पे WBC में कौन सा भाग प्रभावित होता है, कि जो आपका WBC होता है इसका कौन सा भाग प्रभावित होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो एड्स में WBC का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो यहाँ पे WBC कौन सा भाग प्रभावित होगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताओगे, टी लिम्फोसाइट। क्या बताओगे यहाँ पे, टी, यहाँ पे नोट कर लेना, टी क्या हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना, ये भाग यहाँ प्रभावित आपका होता है। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों यहाँ पे नोट कर लेना, आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज ये पूछा जा रहा है कि एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक के पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा होता है, ये किससे आपका जुड़ा होता है, ये चीज यहां पूछा गया था। तो इसका दोस्तों आप राइट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां दोस्तों बताना क्या, मरकरी कॉलम से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे एक चीज ये पूछा गया कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का जो गाढ़ापन होता है, ये कौन सी प्रोटीन की वजह से होता है। अगर कभी दोस्तों आपसे ये पूछा गया कि जो आपका रक्त का गाढ़ापन, अगर कभी आपसे ये पूछा गया, एक ये मना बताओ कि रक्त का जो आपका गाढ़ापन होता है, दोस्तों ये पॉइंट नोट करना कि कभी अगर आपसे ये पूछा गया रक्त का जो गाढ़ापन होता है ये कौन सी प्रोटीन की वजह से आपका होता है। तो यहाँ प्रोटीन का नाम दोस्तों ये सीधा सीधा आप नोट करना, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रोटीन दोस्तों आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ये प्रोटीन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये चीज पूछी जाती है, जो एग्जाम में कई बार आप देखा हो कि जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी का अगर ये पूछा गया, आरबीसी का ये बताओ हमें कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह या ब्लड बैंक, कब्रगाह लिख लेना। या फिर कभी अगर आपसे पूछा गया ब्लड बैंक, अगर आपसे पूछा ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, तो दोस्तों किसको कहोगे, तो यहाँ पे एक चीज पॉइंट नोट करें, आपका तिल्ली होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लीन, इससे आपका कहा जाएगा। ये चीज यहाँ पे आप नोट करना। और दोस्तों एक चीज ये पूछा जाता है जो आपका हीमोग्लोबिन होता है किससे मिलकर बनता है,
तो आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से आपका मिलकर बनता है। ये भी चीज याद करना कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ये किससे मिलकर बनता है, तो ये आपका आयरन हो गया, हीम से आयरन होता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन पाई जाती है, इन दोनों से मिलकर आपका हीमोग्लोबिन का वहां पे आपका निर्माण हुआ है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो पेपर में कई बार आपका क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लेना। और आरबीसी ब्लड, ये कब्रगाह पूछे या ब्लड बैंक पूछे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। एक सवाल उससे ये पूछा जा चुका है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये आपका किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये चीज यहां पूछी जा रही है। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कभी रिपीट हुआ तो सीधा सीधा राइट आंसर आपको क्या बता देना, यहां बताना डायलिसिस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या बता दोगे यहाँ पे, आपका डायलिसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद एक सवाल में पूछा गया, एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांशतः उत्सर्जी करेगा। क्या उत्सर्जी करेगा, ये यहां पूछा जा रहा है इन 4 ऑप्शन में कि क्या राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, सीधा सीधा ये आपका हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जेडआर में सीधे सीधे आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में वहां पूछा गया था। और इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया, एक चीज ये बताओ आपकी सबसे अधिक, अगर पूछा गया सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ का नाम बता दो, आपका क्या हो जाएगा। किसका नाम बताओगे, आप बताओगे सीधा सीधा अमोनिया। किसका नाम बता दोगे, अमोनिया का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया, ये बताओ जो आपका मूत्र होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे क्या लिखना कि इसमें आपका 95% तो क्या होता है, जल ही आपका यहाँ से पाया जाता है। इसके बाद 2.5% इसमें क्या होता है, आपका यूरिया, इसमें आपका यूरिया होता है। और इसके बाद दोस्तों इसमें आपका 2.5% क्या होते हैं, अन्य अपशिष्ट पदार्थ वहां पाए जाते हैं। तो मूत्र में अगर पूछा गया सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका जल ही उसमें होता है, 95% जल होता है। और आपका 2.5% क्या होता है, इसमें आपका यूरिया होता है। इसका परसेंटेज भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल ये ध्यान पढ़िए, इस बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है। तो यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाएगा, तो आप क्या बताओगे, सीधा सीधा जो आपका गुर्दा होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दूसरा एक चीज ये आपसे पूछी जाती है, यहाँ पे एक चीज ये नोट करना कि जो आपका क्रिएटिनिन होता है ये किसके मूत्र में पाया जाता है। क्रिएटिनिन जो होता है किसके मूत्र में आपका ये पाया जाता है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन वर्ड आपका लिख के आएगा और ये किसमें आपका पाया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताओगे, ये पाया जाएगा, एक तो नोट करना क्या, गर्भवती। एक क्या नोट करना आप, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, या फिर एक पॉइंट ये नोट करना कि जो आपका दुग्धपान महिलाएं कराते उनमें क्या होता है, क्रिएटिनिन आपका पाया वहां पे जाता है। ये चीज यहाँ पे आप नोट कर लेना। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा एक ये बताओ किसमें, अगर कभी आपसे पूछा गया किसमें आपका जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय आपका अनुपस्थित होता है, क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अगर कभी आपसे ये चीज पूछ लिया जाए किसका नाम बताओ, एक नाम बताना सांप का, एक हो जाएगा दोस्तों आपका मगरमच्छ, एक दोस्तों हो जाएगा आपका पक्षी। ये सारे में क्या होता है, आपका जो मूत्राशय होता है इनमें क्या होता है, अनुपस्थित आपका यहाँ पे होता है। ये इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक सवाल ये पूछा गया, हड्डियों को जोड़ता है, हड्डियों कौन जोड़ता है। तो अगर कभी आपसे पूछा गया हड्डियों को कौन जोड़ता है, आप राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा ये आपका स्नायु बंधन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर दोस्तों एक चीज ये पूछा गया कि जो हमारी हड्डियां होती सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, देखो अगर यहाँ पे हम कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं हड्डियों के बारे में जो आपके इंपोर्टेंट आपके होते हैं, जहां से एग्जाम में अक्सर हमसे पूछा जाता है। देखो कभी अगर पूछा गया
कि हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, किसकी मात्रा बताओगे, कैल्शियम की मात्रा। किसकी बताओगे, कैल्शियम, यानी कि 98% केवल आपका कैल्शियम ही वहां पाया जाता है। अगर दोस्तों कभी ये पूछा गया कि सबसे लंबी हड्डी हमारी कौन सी है, तो लंबी हड्डी किसको बताओगे, फीमर को। किसको ना बताओगे, आप बताओगे फीमर, फीमर हड्डी। और ये फीमर हड्डी कहां पे, आप बताना जांग में। फीमर हड्डी कहां पाई जाती है, जांग में। अगर कभी आपसे पूछा गया सबसे छोटी हड्डी किसका नाम बताओगे, तो आपको बताना स्टपीज का। किसका नाम बताओगे, स्टपीज का नाम आप बताना, जो कहां पाई जाती है, ये हड्डी आपके कान में पाई जाती है। अगर पूछा गया शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, मजबूत हड्डी का नाम बताओ, तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आप बताओगे जबड़े की हड्डी। जो जबड़े की हड्डी दोस्तों, ये सबसे आपकी मजबूत हड्डी यहां पे हो जाएगी। अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया शरीर का, एक चीज ये नोट करना, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया सीधा सीधा कि शरीर, क्या पूछेगा यहां पे, नोट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शरीर के सबसे मजबूत, शरीर के सबसे आपका मजबूत पदार्थ, मजबूत पदार्थ अगर आपसे पूछा गया क्या होता है, किसका नाम बताओगे, आप सीधा सीधा बताओगे इनामेल का नाम। किसका बताओगे, इनेमल, जो आपका दांत में पाया जाता है। ये सबसे शरीर का सबसे मजबूत भाग आपका हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए थे जब आपको ये जबलपुर जडारो में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे, मेडुला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया मस्तिष्क के बारे में, एक चीज ये नोट करना, अगर खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला हो गया। हाँ, अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, यहाँ पे क्या सीधा सीधा आपसे पूछेगा, एक चीज आप ये बताओ हमें कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, क्या होता है मस्तिष्क। अब ये बताओ इसका वजन, आपसे कई बार देखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन, इसका वजन ही आपसे पूछ लिया जाता है। तो वजन दोस्तों क्या बता दोगे, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 1400 ग्राम। क्या बताओगे यहाँ पे, 1400 ग्राम आप बता दीजिएगा। अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा जाता है कि एक देखो एक बीमारी होती है, एक क्या, एक सेरेबल, एक दोस्तों यहां पे नोट करना, सेरेबल पाल्सी। सेरेबल जो पाल्सी नाम की एक क्या होती है, बीमारी आपकी होती है। तो ये मस्तिष्क संबंधी दोस्तों आपकी बीमारी आपकी होती है। ये किसमें पाया जाता है, ये बीमारी दोस्तों आपकी जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये बीमारी पाई जाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि ये बताओ सेरेबल पाल्सी नाम की जो बीमारी होती है ये किसमें पाई जाती है, किसका नाम बताओगे, आपको बताना, छोटे बच्चों में ये बीमारी आपकी वहां पाई जाती है। इसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़िए और इसका बताइए राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। इसमें दिया जा रहा उस अंग का नाम है जहां भ्रूण विकसित होता है। बताओ उस अंग का नाम क्या है जहां पे भ्रूण आपका विकसित होता है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, ये आपका हो जाए गर्भाशय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे कभी आपसे ये पूछा गया कि आप देखा होगा जो महिला नसबंदी, एक ये नोट करना, जो आपकी महिला नसबंदी होती इसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, एक ये बताना जो आपकी पुरुष नसबंदी होती है, पुरुष नसबंदी होती है, नसबंदी होती, इसे आपका क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहोगे, देखो जो महिला नसबंदी होती है इसका नाम दोस्तों सीधा सीधा ये आप यहाँ पे नोट कर लेना, ये आपका कहा जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा, पुरुष नसबंदी को क्या होगा, ये नाम दोस्तों सीधा सीधा यहाँ पे नोट कर लीजिए। इनके नाम दोस्तों केवल आप नोट कर लेना, ये सीधे से इनके नाम ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों नाम नोट करना कि महिला नसबंदी को किस नाम से जानते हैं, पुरुष नसबंदी को हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों नाम आप एक बार नोट कर लीजिएगा। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया कि अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, किसके माध्यम से आपका ये लाया जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सीधा सीधा क्या बोलोगे, ये हो जाएगा आपका,
इसका राइट आंसर वास डिम्ब वाहिनी, क्या हो जाएगा, डिम्ब वाहिनी जो दिया जा रहा है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताओगे, डिम्ब वाहिनी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। और दोस्तों आप देखो कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पूछा गर्भकाल अवधि क्या है, जैसे कि मतलब इनके जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, गर्भकाल अवधि भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। जैसे कभी दोस्तों आपसे ये पूछा गया, जैसे कि जो खरगोश होता है, ये बताओ जो खरगोश होता है इसका गर्भकाल कितने दिन का होता है, यानी कितने दिन बाद बच्चे इसमें आपके होते हैं। एक दोस्तों जैसे कुत्ता हो गया, इनके जो बच्चे होते हैं कितने दिन में आपके होते हैं। या फिर दोस्तों एक नोट करना, जो सुअर हो गया, इनके बच्चे कितने दिन में होते हैं। एक नोट करना जैसे दोस्तों जो आपका मनुष्य हो गया, मनुष्य का पूछ ले दोस्तों, या फिर बंदर का पूछ ले, मनुष्य का या बंदर का पूछ ले। या फिर दोस्तों आपसे घोड़ा का पूछा जाए कि घोड़ा गर्भकाल कितने दिन का होता है। या फिर दोस्तों आपसे हाथी का पूछा जाए इनका गर्भकाल कितने दिन का होता है, कितने दिन में इनके बच्चे वहां पैदा होते हैं। तो ये सारे पॉइंट पे नोट कर, इनके आपके दिन बता देता हूँ कितने दिन का गर्भकाल इनका वहां पे होता है। कभी दोस्तों खरगोश का पूछा जाएगा तो यहां लिखना आप क्या, 28 लेके 30 दिन, 28 लेके 30 दिन हो जाएगा। कुत्ते का पूछा जाएगा तो यहाँ पे लिखना 63 दिन हो जाएगा। सुअर का पूछेगा 114 दिन, यहाँ पे दोस्तों नोट करना। अब मनुष्य या बंदर का दोस्तों आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको 280 दिन का बता देना है। और घोड़ा का दोस्तों पूछा गया तो आपको 330 दिन का बताना है। हाथी का दोस्तों पूछा गया 625 दिन का आपको यहाँ बता देना है। ये दोस्तों गर्भकाल अवधि होती है, यानी इसी गर्भ का इतने दिन बाद इनके बच्चे वहां पे जन्म लेते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा। अब यहाँ दोस्तों हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं और 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का भी आपके एग्जाम में वहां पूछा जाता है। जैसे इसमें क्या आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, किसका पूछा गया, लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों टमाटर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लेना, जैसे कभी आपसे पूछा गया जो आपका एसिटिक अम्ल है, एक चीज ये बताओ कि एसिटिक अम्ल ये किसमें आपका पाया जाएगा, तो क्या बताओ, ये आपका दोस्तों सिरका में पाया है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आपको बताना सिरका में आपका पाया जाएगा। या फिर दोस्तों आपसे ये कभी पूछा गया कि जो आपका सिट्रिक अम्ल होता है, क्या पूछेगा, सिट्रिक अम्ल ये किसमें पाया जाएगा, तो आप क्या बताओगे, ये आपका संतरा में, संतरा नोट कर लेना। एक दोस्तों कभी अगर आपसे पूछा गया कि टार्ट्रिक, एक हमें ये बताओ कि जो आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, तो आप सीधा सीधा बताना इमली में ये आपका पाया जाएगा। एक दोस्तों यहाँ पे नोट करना, कभी अगर आपसे पूछा गया जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है ये किसमें आपका पाया जाएगा, तो क्या बताओगे, जैसे दूध हो गया या फिर दही हो गया, इनमें आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। या फिर दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया जो आपका सिट्रिक अम्ल है, एक सिट्रिक अम्ल ये किसमें आपका पाया जाएगा, तो किसका नाम बताओगे, जैसे आपका नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक दोस्तों और नोट करना, जो आपका फार्मिक अम्ल है, क्या नोट करोगे यहाँ पे, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल किसमें आपका पाया जाएगा, किसका नाम बताओगे, जैसे चींटी, चींटी का डंक दोस्तों जो होता है उसमें फार्मिक अम्ल आपका पाया जाता है। तो ये सारे अम्ल नोट कर लेना कि जो आपके अम्ल है ये किसमें आपके पाए जाते हैं, यहां से आपके एग्जाम में क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो इसको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या कहोगे, इसे क्या कहा जाएगा, बेकिंग सोडा आपका कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कि इसका बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका होता है। और इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, आप बताओ, NaHCO3, ये इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये रासायनिक सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। एक सवाल पूछा गया, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि को क्या कहलाते हैं, इस विधि को आपका क्या कहलाया जाता है, ये दोस्तों विधि आपकी हैबर विधि कहलाती है, हैबर विधि। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों हैबर विधि में क्या होता है, इस विधि में आपका जो शुद्ध नाइट्रोजन होता है, दोस्तों इस विधि में क्या होता है, जो आपका शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, जो आपका हाइड्रोजन के इनका 1:3 के अनुपात में इन्हें आपका लिया जाता है, 1:3 के अनुपात, इनकी जो क्रिया दोस्तों की जाती है, यहां से हमें क्या अमोनिया मिलती है, यहां से क्या हमें मिलती है
अमोनिया दोस्तों आपका ये मिलता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। और दोस्तों ये जो आपकी अभिक्रिया कहलाती है, ये आपके वो एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणी अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अगर कभी पूछा जाए तो क्या बताओगे, ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणी अभिक्रिया ये आपकी वहां पे कहलाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताइए कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है, उसे क्या कहा जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों जो आपका उत्प्रेरक होता है, इसका मेन काम यही होता है, जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है इनकी गति को तो बढ़ाएगा या तो कम करेगा, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका उत्प्रेरक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपके ये उत्प्रेरक भी होते हैं ना, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका धनात्मक उत्प्रेरक होता है, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है, और दोस्तों एक क्या होता है, स्वतः उत्प्रेरक आपका होता है। तो कभी पूछा गया उत्प्रेरक के प्रकार कितने होते हैं, तो आप बताओगे उत्प्रेरक आपके 3 प्रकार के आपके ये वहां पे पाए जाते हैं। अगला सवाल ये पूछा जा रहा है कि नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, जो कि लखनऊ जेडौर में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। तो आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे क्या बताओगे, स्टीफन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ये आपकी स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, इसमें क्या पूछ रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। दहन, विखंडन, ऑक्सीकरण, श्वसन क्या आपका कहलाएगा, ये यहां पूछा जाए, जो कि आपका जयपुर जेडौर में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो ये दोस्तों क्या कहलाता है, ये आप बताओगे दहन। भाई क्या कहलाएगा, दहन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या कहलाएगा, दहन कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है। अब ये बताओ प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये क्या होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम क्या होते हैं, ये सभी को आंसर इसका पता है, ये क्या होते हैं। आप सीधा सीधा क्या बताओगे, ये आपके समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं, समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रोटियम होता है ना, प्रोटियम के बारे में एक चीज ये ध्यान रखना है कि आपका प्रोटियम के नाभिक में क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन जो होता है आपका, न्यूट्रॉन आपका दोस्तों यहाँ पे नहीं होता है। क्या बताओगे, न्यूट्रॉन इसमें आपका प्रोटियम में आपका नहीं होता है। और दोस्तों ये आपका जो ड्यूटेरियम दिया जा रहा है, ड्यूटेरियम एक चीज ये याद करना, ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, भारी हाइड्रोजन। इसे क्या कहोगे, भारी हाइड्रोजन दोस्तों भी आपका ये कहा जाता है। एक चीज ये नोट कर लेना। इसके बाद दोस्तों जो आपका ट्राइटियम दिया जा रहा है, ये क्या होता है आपका, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। ट्राइटियम क्या होता है, एक रेडियोधर्मी समस्थानिक आपका होता है। ये कुछ बेसिक चीजें इनके बारे में भी आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों ये तीनों समस्थानिक किसके हो जाते हैं, किसके समस्थानिक तीनों हो जाते हैं, ये तीनों आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक आपके वहां पे हो जाएंगे। एक सवाल ये पूछा गया, मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं। मीथेन अणु में कितने परमाणु आपके होते हैं, कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। पहले ये बताओ मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होगा। तो बताओ कितने परमाणु, एक परमाणु आपका ये हो गया, 4 परमाणु ये आपके हो गए, टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी बता दोगे, 5 आपके यहाँ पे हो गए। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका सीधा सीधा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपका मीथेन होता है, एक चीज ये बताओ इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु, एक ये बताओ परमाणु द्रव्यमान दोस्तों इसका कितना होता है, आप क्या बताओगे, ये आपका 16 यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज भी यहाँ पे याद कर लेना, मीथेन का सूत्र याद कर लेना, अक्सर आप एग्जाम में इसका सूत्र भी आपसे वहां पूछा जाता है। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, जो लखनऊ जेडौर में सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बताइए राइट आंसर यहाँ पे आपका कितना होगा, ये होगा दोस्तों 3:8 होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, देखो जो आपको दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें क्या बताओ कार्बन का जो द्रव्यमान है, ये कार्बन का द्रव्यमान कितना है यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान दोस्तों क्या बताओगे, कार्बन केवल द्रव्यमान आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया दोस्तों 12 ग्राम। 12 ग्राम यहाँ पे हो गया।
और दोस्तों इसी कार्बन डाइऑक्साइड में एक ये बताओ ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा, 2 गुणे 16 बराबर ये दोस्तों आपका 32 यहाँ पे हो गया। अब इनके द्रव्यमान का अनुपात क्या हो जाएगा, ये 12 है, ये आपका 32 है, इनके द्रव्यमान क्या हो जाएगा 12 अनुपात 32, काटिए कितनी बार 4 से काटे, 4 से 12 और ये हो जाएगा 8 बढ़ जाएगा, 8 चौक 32, तो क्या हो गया 3 अनुपात 8 आपका इसी वजह से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन ये रिपीट होता है तो आपको यही वहां पे टिक कर देना है। अब ये बताओ इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना का उजागर करती है, कौन सी घटना इसका उजागर करती है, ये चीज यहां पूछी गई है। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या आप बता दोगे, तो दोस्तों क्या बताओगे, सीधा सीधा कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आप बताना टिंडल प्रभाव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिंडल प्रभाव हमारा राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है। अब ये बताओ बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सभी को इसका आंसर पता ही है, क्या हो जाएगा अधिकतम आपके 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, जो आपका पहला कोष होता है, क्या याद करना, पहले कोष को, पहले दोस्तों जहां पहले कोष को क्या कहते हैं, के सेल कहते हैं, पहले कोष को क्या कहते हैं, के सेल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पहले के कोष में कभी पूछा गया तो पहले के कोष में आपके केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही वहां पे आपके रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपका दूसरा सेल आता है, एल सेल आता है, दूसरा कौन सा आएगा, आपका आएगा एल सेल आता है, इसमें आपके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकते हैं। इसके बाद जो आपका तीसरा कोष आता है जिसे हम लोग एम सेल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एम सेल कहते हैं, इसमें दोस्तों आपके 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकते हैं। और दोस्तों एक चीज ये भी ध्यान रखना कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो आपकी अधिकतम संख्या होती है वो दोस्तों आपकी 2n² होगी, ये पाउली के अपवर्जन नियम से बताया गया है। लेकिन परंतु बाह्यतम कोष में जो अगर पूछा जाए अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आप बताओगे अधिकतम आपके 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक चीज ये भी याद कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आप हमेशा बताना 2 इलेक्ट्रॉन आपके रह सकते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये बताओ एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण कौन होते हैं, भाई हम सभी को पता है कि जो परमाणु का नाभिक है उसमें कौन कौन से मौलिक कण होते हैं, वहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों तरफ क्या करता है, चक्कर वहां पे आपका लगाया करता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोस्तों यहाँ पे आप याद कर लेना। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया जो आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसको बताओगे, यहाँ पे वैज्ञानिक नाम क्या बता दोगे आप, गोल्ड स्टीन का नाम यहाँ पे आप बता देना। इसके बाद दोस्तों कभी अगर पूछा गया न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन का अगर आपसे कभी पूछा गया तो इसकी खोज किसने की थी, यहाँ पे नोट करना जेम्स चैडविक, किसका नाम बता दोगे, जेम्स चैडविक, आप यहाँ पे नाम बताना। कब खोज की थी इसकी, 1932 में, 1932 में की खोज की थी। अगर कभी दोस्तों ये पूछा गया न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन के एक हमें ये बता दो ना कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अगर कभी आपसे पूछा गया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना आपका होता है, तो क्या बताओगे, ये हो जाए 1.67495 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। दोस्तों ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना, ये इसका दोस्तों द्रव्यमान आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे नोट करना, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके सारे हो जाते हैं। अब ये बताओ अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आपका पाया जाता है, अंगूर में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, वैसे मैंने सारे पॉइंट आपको नोट कराई दिए यहाँ पे, तो कौन सा पाया जाएगा आप बताओगे, टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है, ऑप्शन सी इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी यहाँ पे देखो इनके क्या होता है, कभी कभी रासायनिक सूत्र भी आपसे यहाँ पूछ लिया, तो वैसे मैंने सारे आपको कराई दिए थे वहां पे एक बार। जैसे दोस्तों कभी आपसे पूछा गया जो आपका सिट्रिक अम्ल होता है, नोट करना एक बार, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका सिट्रिक अम्ल। दोस्तों सिट्रिक अम्ल मैंने क्या बताया किसमें आपका पाया जाता है, आप बताओगे, ये आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, उसमें आपका सिट्रिक अम्ल पूछा पाया जाता है। अब ये होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H8O7, ये वाले भी यहाँ पे याद कर लेना, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हमने एक बताया था आपका, एक क्या बताया था, जैसे आपका एसिटिक अम्ल,
एक मैंने क्या बताया था आपको, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल भी मैंने आपको नोट करा चुका हूं। ये किसमें पाया जाता है? ये आपका सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र पूछेगा क्या होगा, आप बताओगे CH3COH। ये चीज यहाँ पे नोट कर लेना। एक दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या, फार्मिक अम्ल भी मैंने आपको बताया था, फार्मिक अम्ल। एक मैंने क्या बताया दोस्तों आपको, फार्मिक अम्ल बताया था। इसका रासायनिक सूत्र बताओ। फार्मिक अम्ल जैसे आपका चींटी हो गया, मधुमक्खी, उनके डंक में आपका ये पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल पे पूछे या आपका मेथोनोइक अम्ल बोले, इसका सूत्र क्या बताओ, HCOH। ये चीज यहाँ पे आप नोट कर लेना। एक दोस्तों आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। एक क्या नोट करना है यहाँ पे आप, ऑक्जेलिक। अब एक बताना दोस्तों, जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है, क्या होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या बताओगे यहाँ पे, C2H2 और O4। ये यहाँ पे नोट करना। ये जैसे टमाटर हो गए, पालक हो गए, उसमें आपका ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पाया जाता है। ये कुछ पॉइंट आप यहाँ पे नोट करें। जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा, मैंने सारा कुछ डिटेल से आपको वहां बता रखा है। आप ये तैयार करना, पेपर क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे। बस जो चीजें मैंने जैसे बता रखी वैसे आप तैयार करिएगा। आप जब भी पेपर देने जाओगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आपके पूछे जाएंगे। ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन के पीएच निरूपित करता है? निम्नलिखित में कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच मान आपका ये निरूपित करता है? ये चीज यहाँ पूछी जा रही है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों सीधा सीधा क्या बताओगे, 2 हो जाएगा ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कभी पूछा गया प्रबल क्षार, नोट ध्यान से पॉइंट नोट करना, प्रबल क्षार। अब बताओ प्रबल क्षार का पीएच मान क्या होगा? तो यहां पे आप यह याद करना, 10.5 से लेके आपका 14, इनके मध्य में पीएच मान होगा, वो प्रबल क्षार कहलाएगा। एक नोट करना दोस्तों, कभी अगर बताओ दुर्बल क्षार, अब ये बताओ दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार में क्या याद करोगे, यहां पे लिखना आप 7 से लेके 10.5 के मध्य जो होगा वो दुर्बल क्षार होगा। ठीक है। और इसके बाद एक बताना, उदासीन। बताओ उदासीन विलयन, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या बता दोगे? ये दोस्तों आपका 7 ही यहां पे हो जाएगा। एक ये बताओ दोस्तों, दुर्बल अम्ल, जो आपके क्या होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं, इनका पीएच मान क्या बताओगे? यहां पे नोट करना 3.5 लेके 7 के मध्य आपके पाए जाते हैं। एक यहां पे नोट कर लेना कि प्रबल अम्ल, एक और नोट क्या कर लोगे, प्रबल अम्ल, इसका पीएच मान क्या बता दोगे? 0 से 3.5 आप यहां बता देना। ये सारे पॉइंट यहां पे नोट कर लेना कि कब उदासीन होगा, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, क्योंकि यहां से हमारे पेपर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे कितना आपका हो जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है, रेडान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब बताओ कौन सा कथन असत्य। पहले ये सारे जो 4 ऑप्शन दिए गए, पहले एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिए, फिर बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाए, कौन सा कथन आपका असत्य है। रेडान गैस का रंग हरा होता है, भाई यही पहला ही आपका गलत यहाँ पे हो गया। रेडान का गैस का रंग हरा बिल्कुल नहीं होता, पहला ही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद अगर पहला ही गलत हो गया, मतलब ये सारे पॉइंट हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका रेडान होता है ना, रेडान के बारे में एक चीज ये याद करना, रेडान क्या होती है आपकी, एक अक्रिय गैस है। ये कैसी गैस है आपकी, आप बताओगे रेडान आपकी एक अक्रिय गैस यहाँ पे होती है। और कभी पूछा गया इसे जो आपकी आवर्त सारणी में, ये आपका आवर्त सारणी के शून्य वर्ग, आवर्त सारणी कहां पे रखा गया, आवर्त सारणी के ये दोस्तों आपका शून्य वर्ग में आपका रखा गया है। यहाँ पे ये भी याद करना रेडान के बारे में, ये आपका अक्रिय गैस है और इसे आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में आपका ये वहां पे रखा गया, ये चीज यहाँ पे याद करना। और दोस्तों आपका जो रेडान होता है, ये आपका एक रेडियो सक्रिय तत्व भी आता है और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, रेडियोथेरेपी के रूप में, कैंसर रोग के इलाज में भी इसका उपयोग होता है। कि पूछा गया रेडान का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो आप क्या बताओगे, रेडान का यूज आपके कैंसर के उपचार में भी आपका ये वहां पे किया जाता है। अगला सवाल दोस्तों आता है, यहां से हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और टोटल 5 क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का वहां पूछा जाता है। और इसमें पूछा जा रहा है पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। हम सभी को पता है
कि पार्सेक किसका मात्रक है, आप बताओगे। ये आपका लंबाई का मात्रक आपका हो जाता है, और पार्सेक लंबाई की एक इकाई है और इसका इस्तेमाल आपके खगोल विज्ञान में दूरी मापने के लिए किया जाता है। और कभी पूछा गया दोस्तों एक पार्सेक बराबर क्या होता है, तो क्या बता दोगे, एक पार्सेक बराबर हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। दोस्तों यहाँ पे याद कर लेना, ये आपका एक पार्सेक बराबर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया। भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन लगभग हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि और दोस्तों यहाँ पे एक ये भी याद कर ले, इसका राइट आंसर पहले नोट करना, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या, आइजैक न्यूटन। इसका राइट आंसर क्या नोट करना, ये दोस्तों हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों एक चीज यहाँ पे ये जरूर याद कर लेना कि जो न्यूटन के, जो आपके न्यूटन है, इन्होंने जो 3 नियम दिए थे वो याद करना, और ये नियम कौन से बुक में दिया था ये चीज याद करना, और इनकी जो बुक थी ये कब प्रकाशित हुई थी। जो मैंने पिछले सेट में कुछ क्वेश्चन कराए थे वो तैयार करना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य वातावरण से निरपेक्ष रहता है, जिससे आपका अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य आपका होता है। तो कभी अगर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे, रोदोष प्रक्रम होगा, चक्रीय प्रक्रम, या समायतनिक प्रक्रम, या आपका समदाबी प्रक्रम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बताओगे, रोदोष प्रक्रम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा दानापुर जेडारो में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। अब ये बताओ निम्न में से कौन सा पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अति चुंबकीय हो जाता है, कौन सा पदार्थ होता है। और जहां पे ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें इसका राइट आंसर क्या बताओगे, लौह चुंबकीय पदार्थ आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे क्या आता है, जैसे आपका लोहा हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। लोहा हो गया, या फिर आपका इस्पात हो गया, या फिर दोस्तों आपका कोबाल्ट हो गया। क्या हो गया आपका कोबाल्ट, क्या लिख लिया यहाँ पे, कोबाल्ट। या फिर दोस्तों एक नोट करना निकेल। ये सारे क्या होते हैं, ये कैसे पदार्थ होते हैं, ये सारे आपके लौह चुंबकीय पदार्थ यहाँ पे आपके हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बता दोगे क्या, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब ये बताओ हवा या गैस की नमी मापने वाला पहला ज्ञात उपकरण कौन सा है, जिसे आपका लियोनार्डो दा विंची ने 1400 के आसपास बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आप सीधा क्या बताओगे, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया, अच्छा एक ये बताओ जो आपके ट्रांसफार्मर है, अगर कभी पूछा गया ट्रांसफार्मर किसने बनाया, इसका आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे, यहाँ पे आप बताओगे फैराडे का, फैराडे का नाम आप बता दोगे। या फिर दोस्तों कभी अगर आपसे पूछा गया जो आपके भाप इंजन था, क्या था आपका भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो किसका नाम बताओगे, यहाँ पे नाम बताओगे जेम्स वाट का। किसका नाम बताओगे, जेम्स वाट का नाम आपको यहाँ बता देना था। एक दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया, ये बताओ ग्रामोफोन जो चले थे पहले, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, वैज्ञानिक का नाम क्या बता दोगे, एडिशन, एडिशन। अगर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया जो आपके दूरबीन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो किसका नाम बताओगे, यहाँ पे आप नाम बताना सीधा सीधा, किसका, गैलीलियो का। किसका नाम बताओगे यहाँ पे, वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, गैलीलियो। वैज्ञानिक का नाम नोट करना, गैलीलियो वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके आविष्कार के नाम नोट कर लेना, ये आपके वो है जो अक्सर हमारे पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब यहाँ दोस्तों हमारे जीके क्वेश्चन आते हैं। देखो आप, अब मैं क्या करूंगा, जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वहां पे मैं आपको मतलब 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी वहां पे डालूंगा, क्योंकि आपका हमारा जब भी एग्जाम लगता है वहां पे करंट अफेयर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो भी प्रैक्टिस कराऊंगा वहां पे मैं करंट अफेयर क्वेश्चन में डालता चलूंगा, ताकि आप उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस वहां पे अच्छे से आप कर ले। जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, जहां पे 4 खिलाड़ियों के नाम दिए जा रहे हैं। अब बताओ भारत के ध्वजवाहक कौन थे, इसका राइट आंसर आप बताइए क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो कभी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो राइट आंसर क्या बताओगे यहाँ पे,
बताओ नीरज चोपड़ा होंगे, पी आर श्रीजेश होंगे, मनु भाकर होंगे, कौन हो जाएंगे? तो पी आर श्रीजेश भी हैं दोस्तों और मनु भाकर भी है। तो राइट आंसर क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर डी है, बी एवं सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बता देना। दोस्तों आपके पुरस्कार में एक चीज ये ध्यान रखना, अभी जो आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया, इनके नाम अच्छे से याद करना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्या याद करोगे? जो आपका मेजर ध्यानचंद, मेजर क्या याद करो? मेजर ध्यानचंद, जो आपका खेल रत्न पुरस्कार जो अभी ये आपका 4 लोगों को दिया गया, इनके नाम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपके चांस बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के। जैसे एक नाम किसका बताओगे? एक नाम बताओगे आप गुकेश का। किसका बताओगे? गुकेश डी। अब ये कौन से खेल से संबंधित हो जाएंगे? खेल क्या बताओगे इनका? शतरंज। कौन सा खेल खेलते हैं? शतरंज। सेकंड नाम दोस्तों किसका नाम बताओगे? सेकंड नाम यहां पे नोट करना, हरमनप्रीत सिंह, इनका नाम यहां पे याद कर लेना। ये कौन सा खेल खेलती है? यहां पे बताना हॉकी। कौन सा खेल खेलती है? हॉकी का। अब एक ये बताओ तीसरे नंबर में आप प्रवीण कुमार का, एक नाम किसका बताओगे यहाँ पे? प्रवीण कुमार का नाम बता देना। और ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये पैरा एथलेटिक्स। प्रवीण कुमार किससे आ जाते हैं? आपके पैरा एथलेटिक्स खेल से आपके वहां पे आ जाएंगे। एक चौथे नंबर पे याद करना मनु भाकर का नाम याद कर लेना। ये कौन से खेल संबंधित हो जाएंगे? ये आपके शूटिंग से हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये सारे नोट कर, चारों के नाम याद कर लेना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो अभी 4 लोगों को दिया गया, किसको दिया गया और ये कौन से खेल से संबंधित है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे। एक सवाल ये पूछा गया, किस खेल में अमन सहारावत पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने थे? दोस्तों ओलंपिक वाले पदक तो याद ही कर लेना। इसके बाद दोस्तों जो आपका आईसीसी अवार्ड होता है, जो क्रिकेट में आपका दिया जाता है, वो भी अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बता दोगे? ये आपका हो जाएगा फ्री स्टाइल कुश्ती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट क्रिकेट जो आपका आईसीसी अवार्ड प्रोवाइड वहां पे कराती है, वो मैं नाम नोट करा देता हूं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी दोस्तों जो आपका आईसीसी अवार्ड 2024 आईसीसी अवार्ड 2024 में कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट करा देता हूं। जैसे पहला एक ये बताओ, अगर कभी दोस्तों आपसे ये पूछा गया कि सीधा सीधा आपको लिख के आएगा पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर, पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर, अब बताओ किसको चुना गया है? पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर सीधा पूछ लेगा, ये पुरस्कार आपको आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वहां पे दिया था? तो यहाँ पे नाम किसको आप बताओगे? यहाँ पे नाम याद करोगे किसका? जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत बुमराह, ये कहां खिलाड़ी हो जाएंगे? भारत के खिलाड़ी आपके हो जाते हैं। और वहीं पे दोस्तों पुरुष की जगह अगर आपसे ये बोल दिया कि महिला, ये बताओ महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर ये किसको दिया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे किस खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? यहाँ पे नाम करना अमेलिया केर। और ये कहां खिलाड़ी हो जाएंगे? ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी वहां पे हो जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक ये नोट करना पुरुष, यहाँ पे नोट करना पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर। अगर कभी आपसे ये पूछा गया ये अवार्ड किसको दिया गया है, तो तब भी आपको किसका नाम बताना? तब भी आप नाम बताओगे जसप्रीत बुमराह का। जसप्रीत किसका नाम बताओगे? यहाँ पे जसप्रीत बुमराह का नाम आप यहाँ पे याद कर लेना। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, क्योंकि क्रिकेट से आपके लगभग हर बार आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। और वहीं पे दोस्तों अगर कभी पूछा गया पुरुष का ही आपका T20 का पूछा गया कि T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर ये किसको चुना गया है, तो किसका नाम बताओगे? तब आपको नाम बताना था किसका? अर्शदीप का। खिलाड़ी का नाम क्या हो जाएगा? अर्शदीप सिंह। ये भी कहां खिलाड़ी हो जाएंगे? भारत के हो जाएंगे। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाते हैं जो आईसीसी ने प्रोवाइड वहां पे कराए थे, क्योंकि आईसीसी के अवार्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में भी आपका दिया हुआ है, तो ये अच्छे से वहां पे तैयार आप कर लीजिएगा।
एक सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि एंग्लो मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के शासक और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए युद्धों के बीच एक श्रृंखला थी। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका राइट आंसर क्या आपको बताना है? ये हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर साम्राज्य के बीच 4 एंग्लो युद्ध वहां पे हुए थे। कितने युद्ध हुए? 4 टोटल युद्ध आपके हुए थे। अगर दोस्तों यहाँ पे ये बात की जाए कि जो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था दोस्तों? प्रथम हुआ था आपका 1767 से लेके आपका 1769, ये आप नोट करना। सेकेंड युद्ध दोस्तों आपका कब हुआ था? सेकेंड नंबर युद्ध कब हुआ था ये आप बताओ क्या? 1780 में 1784 के बीच में दोस्तों आपका हुआ था। इसके बाद तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये दोस्तों आपका 1790 से लेके 1792 ईस्वी में आपका हुआ था। और जो चौथा युद्ध हुआ था दोस्तों ये आपका हुआ था 1799 ईस्वी में आपका हुआ था। ये 4 युद्ध आपके हुए थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये बताओ सर, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये यहाँ पे हो जाता है। यहां से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपके कई सारे पूछे भी गए। सारे चीज अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना। पहले इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? 1961 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपके ये पुर्तगाल थे, जो पुर्तगाली दोस्तों थे यहाँ पे ये याद करना कि जो आपके पुर्तगाली द्वारा गोवा पे कब्जा कब किया गया था? इन्होंने कब्जा कर लिया था 1510 में। क्या किया? कब्जा किया 1510 में। जो आगे पुर्तगाली थे, इन्होंने पुर्तगाली थे, ये गोवा में इन्होंने कब्जा वहां पे कर लिया। ठीक है। अब फिर क्या किया इन्होंने? 1510 से लेके और 1961 तक क्या होता है, यहाँ पे कब्जा किए हुए थे। यानी लगभग ये मान चलना, लगभग आपका 450 वर्ष, लगभग आपको ये 450 वर्ष गोवा पे ये कब्जा वहां पे बनाए रखते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना है, इसके बाद इंडियन सेना, भारतीय सेना द्वारा आपका ऑपरेशन विजय चालू किया गया। ऑपरेशन विजय चालू किया गया था। और ऑपरेशन विजय के दौरान क्या हुआ था कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को स्वतंत्र करा लिया गया था। तो ये चीज याद करना कि अगर कभी पूछा गया गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया गया था, तो ऑपरेशन विजय आपका किया गया था। और गोवा कब आजाद हुआ? पूरी डेट याद करना, 19 दिसंबर 1961। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगर पूछा गया पुर्तगालियों ने गोवा में कब कब्जा किया था, तो आप बताना 1510 में आपका ये कब्जा किया। लगभग 450 वर्ष तक वहां पे ये कब्जा किए हुए थे। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब ये बताओ, भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? पहले यूरोपीय लोग कौन थे? तो हम क्या बताएंगे, वो हो जाएगा पुर्तगाली ही थे। आपके ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। यानी दोस्तों जो आपके पुर्तगाली थे, ये व्यापारी वास्को डिगामा ने 1498 के लिए भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज भी इसने की थी। यहाँ पे ये चीज याद करना। और वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट पे स्थित कालीकट बंदरगाह पे वहां पहुंचा। ये दोनों चीज यहाँ पूछे जाते हैं। एक चीज यहाँ पे वास्को डिगामा का ये याद करना, क्या? वास्को डिगामा यहां पे याद करना। वास्को डिगामा ने ये 1498 ईस्वी में भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो अगर कभी पूछा गया समुद्री मार्ग की खोज कि वास्को डिगामा ने कब की थी, आपको बताना 1498 ईस्वी यहां बताना है। और वास्को डिगामा जो था ये सर्वप्रथम कहां पे आया था? ये आया था, सबसे पहले आया था कालीकट बंदरगाह। कहां पे आया था? कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले दोस्तों ये आपका वहां पहुंचा था। और दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि जो भारत में आने वाले जो यूरोपीय शक्तियां थी, सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आएंगे? पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं? डच आएंगे। इनके बाद कौन आता है दोस्तों? अंग्रेज। इनके बाद कौन आएंगे? अंग्रेज दोस्तों आपके आते हैं। अंग्रेज के बाद दोस्तों कौन आएंगे? इसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। इनके बाद कौन आते हैं? फ्रांसीसी। ये तो सबसे पहले नोट करना, पुर्तगाली आएंगे, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं।
ये इनका एक क्रम हो जाता है कि पहले कौन आता है, ऐसे याद करिएगा इन सारे पॉइंट को। ये चीज दोनों पॉइंट अच्छे से याद कर लें, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब एक चीज ये हमें बता दो, 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था, कौन शामिल हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था लखनऊ जडारो में। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, ये हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों जो मोहम्मद अली जिन्ना ये 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल आपका होता है। ये पॉइंट भी यहाँ पे याद कर लेना। एक पॉइंट यहाँ पे दोस्तों ये भी याद करना, 1916 में आप ये अधिवेशन में मुस्लिम लीग लोग के अध्यक्ष बने। यानी जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये 1916 में आपका जो लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, कहां पे हो रहा था, लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, यहां क्या बनते, यहाँ के आपके ये अध्यक्ष, यहाँ के आपके ये अध्यक्ष बनते। कभी पूछा गया कि मोहम्मद अली जिन्ना ये कब अध्यक्ष बनते हैं, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में वो मुस्लिम लोग के अध्यक्ष वहां पे बने थे। तो ये इसका राइट आंसर बताना, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था, राष्ट्रीय नेता बना दिया था। तो इसका राइट आंसर आप क्या कहोगे, सीधा सीधा ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों कभी अगर आपसे एक चीज ये पूछा गया कि एक हमें ये बताओ क्या चीज, एक हमें आप ये बताना कि जो आपका खेड़ा सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह ये आपका कौन से सन में हुआ था, तो क्या बताओगे 1918। यहां पे याद करना, ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आपके सत्याग्रह वहां पूछा जाता है। या फिर दोस्तों कभी आपसे ये पूछा गया, आपसे एक चीज हमें ये बताना, अहमदाबाद, अहमदाबाद अगर कभी पूछा गया अहमदाबाद मील मजदूर, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन ये कब हुआ था, ये भी दोस्तों आपका 1918 में ही हुआ था। और कभी दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि आपका असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था आपका, ये हुआ दोस्तों आप बताओ कौन सा बार, 1920 बता देना। अगर कभी दोस्तों आपसे ये पूछ लिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था दोस्तों, ये आप बताओगे 1930। क्या बता दोगे 1930 आप यहाँ पे बता दीजिएगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन कभी आपसे पूछा गया क्या, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब दोस्तों आपका हुआ था, अगर ये कभी आपसे पूछा जाए ये आंदोलन कब हुआ था, ये दोस्तों आपका 1942 में आपका हुआ था। ये सारे आपके अधिवेशन आंदोलन यहाँ पे नोट कर लेना, ये आपके इनकी डेट सीधा सीधा आपसे वहां पूछी जाती है, ये डेट आपको वहां पता होनी चाहिए इन सभी की। एक सवाल ये पूछा गया, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चाय और काफी उत्पादक के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कभी पूछा गया क्या बताओगे, ये नीलगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये नीलगिरी होता है, जो आपका ये नीलगिरी पर्वत भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला, और ये तमिलनाडु का एक प्रमुख स्थल भी आपका हो जाता है, जो आपका तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख स्थल भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, संविधान निर्माताओं द्वारा को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष आपका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। कब लिया गया था, कौन से वर्ष आपको ये लिया गया था, क्या बताओगे यहाँ पे राइट आंसर 26 जनवरी 1930 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद क्या होगा, हमारे मैथ के एक जीके क्वेश्चन और रहेगा, फिर हमारे 5 क्वेश्चन मैथ के आपके वहां पे आएंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, हरित क्रांति के दौरान भारत ने किस देश में गेहूं के बीज का आयात किया था। दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम बार बार रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना,
और जो मैं पॉइंट बता रहा चलो वो सारे पॉइंट नोट करना। आप ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, इसके साथ जो मैंने कंप्लीट आपको नोट्स दे रखे हैं वो नोट्स तैयार करिए। आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आप क्या बता दोगे, ये दोस्तों हो जाएगा क्या, मैक्सिको। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों हरित क्रांति के दौरान भारत ने मैक्सिको से गेहूं के बीज का आयात किया था। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये पूछा गया कि भारत में, एक चीज ये बताओ हमें, भारत में आपका हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो भारत में दोस्तों आपका 1966 से 1967 में आपकी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। एक चीज ये पॉइंट नोट करना। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, किसका नाम बताओगे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का नाम आप यहाँ पे बता दीजिएगा। स्वामीनाथन का नाम यहाँ पे आप नोट कर लेना। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे नोट करते। भारत में हरित क्रांति किस वर्ष आई थी और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये दोनों चीजें ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों पॉइंट आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। और यहाँ से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। मैथ्स के 5 क्वेश्चन बिल्कुल आपके नॉर्मल आएंगे, बस थोड़ी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर आती बड़ी आसानी से आप सभी के आंसर वहां पे दे पाएंगे। एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से यहाँ पढ़िए, फिर आप देखियो क्या आपसे पूछा जा रहा है और इसका राइट आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। ये धारा की चाल आपको दी जा रही 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल क्या दिया, तो धारा के प्रतिकूल में धारा के अपोजिट वो 63 किलोमीटर जाने में नाव कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि हमें ये पता है कि कोई मान लो ये जल है, ये धारा बह रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने माना यहां से लेके हमें यहां तक जाना है, ये टोटल बीच जो डिस्टेंस दी गई ये हमें 63 किलोमीटर आपको दी गई। अब यहाँ पे ये मानो कोई बोट है, इसमें कोई आपकी नाव चल रही है, ठीक है। नाव ये बोल रहा है कि नाव जैसे कि आगे जा रही है और धारा हमारे इधर बह रही है, यानी जो आपका धारा है, धारा हमारे इधर बह रही, जो आपका जल है जल इधर बह रहा है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये नाव यहां से यहां पे आने में कितना समय लेगी, ये चीज हमसे यहां पूछी जा रही। कैसे बताओगे, देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होगी। यहां दिया गया है, ये बताओ जो नाव है, नाव की चाल क्या दी गई, नाव की चाल दी गई 13, और ये बताओ धारा की चाल क्या दी गई, इसकी चाल दी गई 4, यानी 4 की स्पीड धारा बह रही है और 13 की स्पीड नाव आगे जा रहा है। तो बताओ कितना समय लेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी आप बताओगे 63 किलोमीटर, और चाल दोस्तों क्या होगा, देखो ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, चाल भाई कहां पे कम हो जाएगी, तो चाल कम होगी, क्या हो जाएगी, 13 में आप 4 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 9, 9 आपका हो गया। 9 से आप इसे भाग कर दीजिए तो 7 9 63, 7 घंटे का समय आपको लगेगा। कितना घंटा लग गया, 7 घंटा आपको समय लग गया। तो सीधा सीधा बता दिया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल है, बड़ी आसान है, सभी के आंसर आप वहां पे दे सकते हैं। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई आपके 48 सेंटीमीटर है और आधार उसकी ऊंचाई का 1/6 है। देखो त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताओगे, 1/2 आधार, एक होता आधार गुणे ऊंचाई, एक सूत्र दोस्तों आपका ये भी आपका त्रिभुज क्षेत्रफल का हो जाता है। यहां हमें क्या दिया गया, देखो हमें पता है उसकी ऊंचाई, ऊंचाई हमें पता है कितनी है, ये आपके 48 यहाँ पे दे दी, ऊंचाई क्या दे दी कि हमें, ये दिया गया आपका 48, ठीक गुणे। अब तो आधार कितना है, बोला गया आधार उसकी ऊंचाई का 1/6 है। तो हम बताओ इसका 48 का आप 1/6 यहाँ पे निकालो, कितना आपका निकल के आ जाएगा, इसे काटो कितनी बार जाएगा, 8 बार गया। यहाँ पे आधार कितना 8 हो गया, गुणे 1/2 करोगे, 2 से काटा ये 4 हुआ। यहाँ पे क्या किया हमने, 48 गुणे 4 कर दोगे, ये आपका 192 यहाँ पे निकल के आ गया। तो राइट आंसर क्या कहोगे, सीधा सीधा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। बस कैलकुलेशन अगर आपको आती है बड़ी आसानी से आप इन सभी के आंसर वहां पे आप दे सकते हैं। इस सवाल में पूछा गया, एक गांव में एक तालाब है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। तालाब के केंद्र में 7 मीटर का एक फव्वारा है, फव्वारे को छोड़कर तालाब के क्षेत्रफल का गणना कीजिए। बताइए, देखो यहां पे ये बोला गया, जैसे कि पूछा गया एक गांव में एक तालाब, ये मान चला हमने गांव में एक तालाब आपका हो गया, ठीक है। गांव में थोड़ा बड़ा कर लेते इसे डायग्राम, यहाँ पे जैसे बोला गया गांव में एक आपका तालाब, ये हमने बोल दिया तालाब हमारा, चलो हो गया ये आपका, तो जिसकी त्रिज्या 14 मीटर, ये माना गया इसकी जो त्रिज्या आपकी ये 14 मीटर हमें यहाँ पे दे दी गई है।
तालाब के केंद्र में 7 मीटर एक फव्वारा है, इसी के केंद्र में, तालाब के ये केंद्र में एक 7 मीटर फव्वारा है। अब मान लो 7 मीटर फव्वारा कितना मान लो रेंज ये कवर करता है, ठीक है। ये अब ये त्रिज्या फव्वारा, तो इस हम त्रिज्या कितनी निकल गई 7 मीटर यहाँ पे निकल के आ गई। ये बोला गया फव्वारे का छोड़कर तालाब के क्षेत्रफल गणना करो, यानी इसको छोड़ दो, आप फव्वारा वाला पार्ट छोड़ दो। अब इसका हमें पूछा गया ये वाले भाग का, इस वाले भाग का आप बताओ क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हमें इतना वाला बीच वाले का छोड़ देना है यहाँ पे। आप देखो अब हमें क्या पता है, इसकी त्रिज्या पता है 7 है, इसकी त्रिज्या 14 है, यानी पहले आप बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के अंदर वाले का माइनस कर दो, आप इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। हमें पता है जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी बड़े वाले हमने माना पाई R1 स्क्वायर, छोटे वाले को मान लिया हमने पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाई कॉमन कर सकते हैं, पाई कॉमन करो क्या होगा R1 का स्क्वायर माइनस का R2 का स्क्वायर हो गया। देखो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी, यानी एक बार दोनों को हम जोड़ेंगे, एक बार दोनों को हम माइनस करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, पाई का मान आप यहाँ पे रख दो 22/7 गुड़े, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, दोनों पहले जोड़ो, यहाँ पे 7 है, ये 14, दोनों जोड़ो कितना हुआ 14 + 7, एक बार जोड़ो, फिर एक इन दोनों क्या करो माइनस कर दो यहाँ पे, तो आप इनका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ऐसे आप यहाँ पे सोल्व करिएगा, आपके इनके आंसर वहां बड़ी आसानी से इन सभी के आप ले आओगे, कोई दिक्कत वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी R1 स्क्वायर, तो ऐसे सीधा मान ही रख लो यहाँ पे। देखो R1 क्या माना 14, तो यहाँ पे रख दोगे पाई का मान आप रख दो 22/7, पाई का मान रखा आपने 22/7 यहाँ पे रख दो। अब ब्रैकेट में आप कर दो कितना 14 का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 7 का आपका ये होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करो कितना आ जाएगा, इसे हम सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपको हो गया 22/7 इंटू 147 हो जाएगा। अब इसे इसे काटो कितना है 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 1 7, 22 × 21 किया कितना हो गया 462, कितना आ गया 462 आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे आप, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करनी है, आपके आंसर बड़ी आसानी से यहां से आप निकाल सकते हो। एक सवाल ये पूछा गया, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को एक साथ मिलकर 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और ए और सी एक साथ 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब हमें यह बताना है सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। एक सवाल इसके बाद और बचेगा, फिर हमारा पूरा एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहां बोला गया ए और बी 10 दिन में, हमने यहाँ पे लिख दिया कि ए है और ये बी है, एक काम को ये 10 दिन में कर रहे हैं। फिर क्या बोला गया, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, बी और सी उसी काम को ये 15 दिन में वहां पे कर रहे हैं। फिर बोला गया ए और सी उसी मिलकर 20 दिन में, ए और सी मिलकर उसी काम को ये 20 दिन में वहां पे कर रहे हैं। अब कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाए तो वहां पे इनका आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा, पूरा कुल काम यहाँ पे हो जाएगा। एलसीएम कितना निकल के आएगा 60 आपका निकल के आएगा, 10 से 60 का भाग करो कितना जाएगा 6 जाएगा, 15 करोगे ये 4 जाएगा, 20 क्या आपका 3 गया। यानी यहाँ पे ये हम देखो, अब यहाँ पे एक चीज ये बताओ, अगर हम इन सभी को जोड़ दे, हमें किसका निकालना, सी का निकालना। सी का निकालने के लिए आपको ये ए बी माइनस करना होगा। पहले से ये पता होना चाहिए कि अगर इनकी कार्य क्षमता क्या है, जैसे कि ए बी है, ए बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 6 है, और इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया आपका बीसी, बीसी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है आपकी, बीसी कार्य क्षमता बता दोगे आप 4 है, एसी कार्य क्षमता 3 है। अब ये बताओ सबको हम जोड़े, देखो आपका ए कितनी बार 1 2, यानी सब आपके ये कितना हो जाएगा 2a + b + c, यानी हर चीज आपको 2 बार आएगा। ए भी हमारा 2 बार है, बी भी हमारा 2 बार है, सी हमने 2 कॉमन कर लिया। अब इधर जोड़ो कितना आ गया 6 4 10 3 13, ये आपका 13 हुआ। तो ये बताओ जो आपके एबीसी हैं इनकी कार्य क्षमता क्या है एक दिन की, 13 भाग करोगे यहाँ आप 2 का 6.5 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा भाग हो जाएगा। तो ये बताओ जो आपका एबीसी है इन तीनों की कार्य क्षमता एक दिन की है 6.5। अब हमें पूछा किसका जा रहा है, ये बताओ। अच्छा जो सी है उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो ये सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी माइनस कर दो। तो ए बी कितने, ए बी क्षमता कितनी है 6 है, तो यहाँ पे जब 6 माइनस करोगे सी की कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी 6.5 में, आप माइनस का 6 करोगे क्या निकल के आ गई 0.5 निकल के आ गई। यानी जो सी है इसकी एक दिन की कार्य क्षमता 0.5 है। तो पूरे काम करने में कितना समय लेगा, तो पूरा काम हमारा कितना है 60 है,
तो क्या करोगे यहाँ पे 60 से भाग कर दो, 60 भागे आपका 0.5 हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा, एक जीरो यहाँ पे और आ जाएगा, 5 से काटा, 5 दूना 10 हुआ, और 60 गुणे 2 करो कितना, 120 दिन आपका आ जाएगा। तो सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 120 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, बाद में प्रैक्टिस करना कैसे इसका आंसर आपका आ सकता है। अब एक सवाल दोस्तों आपका ये आ जाता है, पहले एक बार ध्यान से सवाल पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ क्या चीज पूछी जा रही है और कैसे आप इसका आंसर वहां पे निकाल सकते हैं। एक बार ध्यान सवाल पढ़िए, फिर मैं इसको बस कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन इसमें है। बस दोस्तों यहाँ मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ आप तैयारी करते चलिएगा। आपका जब भी पेपर लगेगा, आपके एग्जाम में यहाँ जरूर क्वेश्चन दिखेंगे आपको, लेकिन आपको मेहनत कर, मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या आपको तैयार करना है कि आपको एग्जाम वहां पे क्लियर आपका हो जाएगा। अब ये सवाल आपने अगर पढ़ लिया, देखो क्या दिया गया, एक घरेलू उपकरण स्टोर के मालिक प्रत्येक वस्तु पे आपका 10%, 20% की क्रमिक छूट देता है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, और इसे इंसेंटिव के रूप में यदि छूट के बाद शुद्ध भुगतान आपका 20,000 रुपए से अधिक है तो ग्राहक को रियायती मूल्य छूट देने के बाद वाले मूल्य पर 10% के एक अतिरिक्त छूट वहां पे देता है। अब ये बताओ, यदि ग्राहक को बिल आपका 30,000 का बचा, देखो यहाँ पे ये चीज बोला गया, अगर कहीं आप सामान खरीदने जाते हो, अगर आप 20,000 से कम की सामान खरीदते हो तो हम आपको केवल 2 डिस्काउंट देंगे, एक देंगे 10% का, एक 20% का। अब यहाँ पे ये बोला कि अगर कोई सामान आप 20,000 से ज्यादा खरीदते हो वहां पे, तो हम आपको एक अतिरिक्त डिस्काउंट 10% का एक हम अतिरिक्त और आपको देंगे। तो वहां पे दुकान, मतलब कोई गया दुकान में सामान खरीदने, उसने क्या किया, 30,000 सामान खरीद ली। अब ये पूछा जा रहा है डिस्काउंट के बाद उसे वो सामान कितने रुपए मिलेगी, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो भाई ये तो जाहिर सी बात है, ये 20,000 से ऊपर है तो इसको 3 डिस्काउंट मिलेंगे, वहां बस 3 डिस्काउंट लगा दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कुछ नहीं, सवाल देखो यहाँ पे क्या दिया गया, 30,000 लिखा है, यहाँ पे हमने सीधा लिखा 30,000 आपने लिख दिया, ठीक। अब देखो पहला डिस्काउंट 10%, 10% हम क्या लिख सकते हैं, आपका 10/100 करोगे, ये आपका 1/10 हुआ, यानी 10 में 1 का डिस्काउंट हुआ, इसे हम गुणा कर दिया 9/10 से, 9/10 से आपने गुणा कर दिया। 20 डिस्काउंट है, 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 होता है आपका कितना, 1/5, 5 पे का डिस्काउंट हुआ, 4/5 आप कर दोगे, क्या कर दोगे, इसे हमने गुणा किया 4/5 से। अब फिर एक डिस्काउंट आपका 10% का, इसको भी आपने कर दिया 9/10, 9/10, बस इससे आपको गुणा भाग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन जैसे करोगे आपका आंसर सीधा सीधा यहाँ पे निकल के आ जाए। कैलकुलेशन कर लीजिए कितना होगा, वो 0 0 आप काट दोगे सीधा, ये 0 से 0 आपको कट गए, यहाँ पे बचा 5 है, 5 से इसे काटा कितने बार जाएगा, 5 छक्का 30, ये आपका 60 हो गया, 5 छक्का 30, और ऊपर सभी को आप गुणा करो कितना आएगा, ये आपका 19,440, क्या आ जाएगा, 19,440 आपका आ जाएगा। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। बस दोस्तों यहाँ पे जितने हमने क्वेश्चन कराए सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इनको तैयार करना, आपका जब भी पेपर लगेगा इसके बाहर क्वेश्चन वहां पे नहीं जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो मैंने कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड करा रखे, वो नोट्स घर बैठ के जरूर तैयार करना। आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आपको दिखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में ये हमेशा याद करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आपका रिपीट वहां पे होता है। तो आप तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन वहां पे लीजिए, और कोई डाउट होता है जो इसके व्हाट्सएप नंबर शो करा, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपको वहां पे क्लियर करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल एक अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।